प्लीज लाइक कमेंट शेयर। अब तो यार रोज वीडियो दे रही हूँ, फिर भी आप लोग ना कमेंट करते हैं, ना लाइक करते और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। आप लोगों क्या चाहते हो बता दो ना, नहीं पसंद है मेरी कहानी तो बता दो, मैं वीडियो यहाँ नहीं डालूंगी। जब फलक जागी तो दोपहर के 3 बज चुके थे। बिस्तर का दूसरा हिस्सा खाली था, संस्कार जा चुके थे। फलक धीरे धीरे उठी और कमरे से बाहर ऑफिस की ओर बढ़ी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और अमन अंदर आया। मैम। अमन के हाथ में एक ट्रे थी। उसने ट्रे को सोफे के सामने रखी टेबल पर रख दिया। सर ने यह आपके लिए तैयार करवाया है मैम। वो मीटिंग के लिए गए हैं और करीब 5 बजे तक लौटेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहें तो घर जा सकती हैं, लेकिन अगर रुकना चाहें तो उनके साथ वापस घर चल सकती हैं। फलक ने ट्रे पर देखा। उसमें ऑरेंज बटर केक, हनी बिस्किट, फलों की प्लेट, ग्रास जेली, मिल्क टी और सबसे खास उसकी पसंदीदा कुल्फी रखी थी। इतना शानदार और आरामदेह स्नैक। फलक हल्का सा मुस्कुराई। क्या संस्कार हमेशा उसे ऐसे लाड़ प्यार से बिगाड़ते रहेंगे? अमन के जाने के बाद फलक सोफे पर बैठ गई और कुल्फी का एक टुकड़ा लिया। कितना मजेदार, उसने खुद से कहा। पिछले 2 दिनों से पल्लवी नए अपार्टमेंट में रह रही थी। उनका यह अपार्टमेंट टी पवेलियन के बहुत पास था। संस्कार के मुताबिक बस 5 मिनट की दूरी पर। अपार्टमेंट में एक आंटी उनकी देखभाल के लिए थी। पल्लवी की तबीयत अब काफी ठीक थी। कभी वो आंटी के साथ घर में ऊन बुनती, तो कभी सोसाइटी के गार्डन में जाकर हल्की एक्सरसाइज करती, कभी कभी ताश भी खेलती। कुल मिलाकर वो अब एक सुकून भरी जिंदगी जी रही थी। संस्कार सिर्फ फलक का ही नहीं, बल्कि उसकी माँ का भी पूरा ख्याल रखते थे। कौन सी महिला संस्कार जैसे आदमी को नहीं पसंद करेगी? संस्कार का चेहरा याद करते हुए फलक के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। भगवान कभी कभी बहुत अच्छा करते हैं। फलक को कभी कभी लगता कि वो 3 साल की परेशानियां सिर्फ इसीलिए झेल रही थी ताकि वो संस्कार से मिल सके। तभी फलक का फोन बजा। देखा, पापा का कॉल था। इतनी जल्दी? हेलो फलक, 3 साल हो गए थे जब जगदीश ने उसे इस तरह प्यार से पुकारा था। वो साफ पता था कि वो खुश करने की कोशिश कर रहे थे। क्या बात है पापा? फलक ने सीधा सवाल किया। फलक, मुझे तुम्हारे साथ पहले ही बात करनी चाहिए थी। सुना है तुमने जिंदल कंपनी के इवेंट में संस्कार के साथ डांस किया था। तुम दोनों का क्या रिश्ता है? फलक हल्की सी हंसी के साथ बोली, आप क्या चाहते हैं कि हमारा क्या रिश्ता हो? फलक, मैं बस यही कहना चाहता था। सच कहूं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारी जान पहचान संस्कार से होगी। जिंदल फैमिली बहुत बड़ी है और संस्कार उनका इकलौता वारिस है। अगर तुम वाकई संस्कार के साथ हो तो हमारे मिश्रा परिवार का भी नाम ऊंचा होगा। इससे हम सबको फायदा होगा। हाँ, जगदीश मिश्रा के लिए बिजनेस से ज्यादा कुछ नहीं था। जब तक उनकी बेटी से कोई फायदा ना हो वह उसके बारे में नहीं सोचते थे। अब जब उसे कुछ फायदा दिखा तो वह उसी वक्त मदद के लिए आ गए। आप गलत इंसान से उम्मीद लगा रहे हैं पापा। 3 साल पहले आपने मुझे मिश्रा परिवार से बाहर निकाल दिया था। श्रुति और अलका आपकी पसंदीदा हैं, उन्हीं से उम्मीद रखिए। फलक, क्या तुम अब भी नाराज हो? मैं माफी मांगता हूँ, सच में। चलो ऐसा करते हैं, आज रात तुम और संस्कार डिनर पर आ जाओ। मैं अलका और अर्पित को भी बुला लूंगा। जगदीश की मीठी मीठी बातें सुनकर फलक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। साफ साफ कहिए पापा, आपने 3 साल तक मुझे घर में घुसने तक नहीं दिया और अब डिनर पर बुला रहे हो। अगर आपको संस्कार से कोई काम है तो सीधे कहिए। जगदीश को शायद यह उम्मीद नहीं थी कि फलक इतनी साफ साफ बात करेगी। वह थोड़ा असहज हुए, लेकिन अब सच बताने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक जमीन थी जिस पर हमारी कंपनी ने 70% इन्वेस्टमेंट कर दी थी, लेकिन अब पता चला कि वह जमीन संस्कार की है और वह हमें उसे डेवलप करने की परमिशन नहीं दे रहे। फलक, अगर यह जमीन हाथ से गई तो हमारी कंपनी का सारा पैसा डूब जाएगा। अपनी दादी के बारे में सोचो, ये सिर्फ मेरा नहीं, पूरे मिश्रा परिवार का मामला है। संस्कार ने दोपहर में कहा था कि वह उसकी मदद करेंगे और अब पापा उसी वक्त मदद के लिए आए। फलक का दिल संस्कार के लिए और भी ज्यादा इज्जत और प्यार से भर गया। ठीक है, मैं संस्कार को कॉल करके डिनर के लिए इनवाइट कर दूंगी, लेकिन जमीन के मामले में मैं दखल नहीं दूंगी। यह मामला आप और संस्कार आपस में निपटा लीजिए। फोन काटने के बाद फलक ने एक गहरी सांस ली। संस्कार की वजह से उसकी जिंदगी आसान हो गई थी, लेकिन वो खुद संस्कार के लिए क्या कर रही थी? संस्कार को मसालेदार इंडियन स्ट्रीट फूड बहुत पसंद था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई।
शायद उसे संस्कार के लिए कुछ खास करना चाहिए, कुछ ऐसा जो उसे अच्छा लगे, लेकिन बिना किसी दिखावे के। उसने फोन उठाया और संस्कार का नंबर डायल किया। हेलो। संस्कार की गहरी आवाज सुनकर फलक का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। संस्कार, आज रात डिनर पर चलोगे? संस्कार कुछ सेकंड चुप रहे, फिर हल्की हंसी के साथ बोले, अगर तुम बुला रही हो तो जरूर, पर यह डिनर ऐसा हो जिसमें सिर्फ हम दोनों हों। फलक ऑफिस में संस्कार का इंतजार कर रही थी। वो करीब 5 बजे लौटे। फलक ने फोन कॉल की सारी बातें उन्हें बता दी, फिर दोनों मिश्रा परिवार के घर के लिए निकल पड़े। जब वे जिंदल कंपनी की लॉबी से बाहर निकले, तब ऑफिस का टाइम खत्म हो चुका था। रास्ते में कई लोग मिले जो झुककर बोले, प्रेसिडेंट, मिसेस प्रेसिडेंट। फलक को समझ नहीं आया कि सबने कुछ ही घंटों में मिस फलक से मिसेस प्रेसिडेंट कहना कैसे शुरू कर दिया। शायद इसलिए कि संस्कार ने उसे गोद में उठाकर कमरे में ले गए थे और ये खबर पूरे ऑफिस में फैल गई थी। हद है, थोड़ा लो प्रोफाइल रहना चाहिए इनको, फलक ने सोचा। संस्कार ने बेंटली चलाई और फलक को मिश्रा परिवार के घर ले आए। जगदीश पहले से ही दरवाजे पर खड़े थे। मिस्टर जिंदल, फलक, अंदर आओ, जगदीश मुस्कुराते हुए बोले। संस्कार ने सूट और स्लैक्स पहना था, जिससे वो और भी लंबे और हैंडसम लग रहे थे। जैसे ही वो हॉल में घुसे, ऐसा लगा जैसे पूरा माहौल ही बदल गया हो। फलक उनके पीछे पीछे चली। उसने नजर उठाई तो देखा कि श्रुति आंटी जगदीश के पीछे खड़ी थी। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, मगर आंखों में जलन साफ दिख रही थी। शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन उन्हें फलक का घर में स्वागत करना पड़ेगा। श्रुति आंटी, फलक ने संस्कार का हाथ पकड़ते हुए हल्का सा हाथ हिलाया। फलक, तुम घर आ गई, श्रुति आंटी ने झुककर हंसते हुए कहा। संस्कार ने धीरे से पूछा, ये कौन है? ओह, ये मेरे डैड की गर्लफ्रेंड थी, जो 3 साल पहले उनकी वाइफ बन गई। मतलब, ये मेरी स्टेपमॉम है और अलका की माँ, फलक ने मुस्कुराते हुए कहा। गर्लफ्रेंड शब्द सुनते ही श्रुति आंटी की हंसी गायब हो गई। उन्होंने गुस्से में मुट्ठियां भींच लीं। गर्लफ्रेंड? संस्कार ने जगदीश की तरफ देखा, जो असहज लग रहे थे। बाहर से देखने में तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन तुम्हारे घर के रिश्ते काफी उलझे हुए हैं। जगदीश हड़बड़ा गए और हंसकर बोले, जवानी की कुछ गलतियां थी। मिस्टर जिंदल, प्लीज अंदर आइए। फिर उन्होंने श्रुति आंटी को घूरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, देखो डिनर तैयार हुआ या नहीं। वे जानते थे कि संस्कार यहाँ फलक की वजह से आए हैं। वे फलक को नाराज नहीं कर सकते थे, इसलिए झुंझलाकर श्रुति आंटी को किचन भेज दिया। श्रुति आंटी कुछ नहीं कह सकी, चाहे उन्हें कितना भी अपमान महसूस हो रहा हो। उन्होंने चुपचाप सब सहना ही बेहतर समझा और किचन में चली गई। फलक उनकी जाती हुई पीठ देखकर हल्का सा मुस्कुराई। जैसे ही वे लिविंग रूम की ओर बढ़े, दरवाजे पर कुछ आवाजें सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा, अर्पित और अलका घर आ चुके थे। फलक की मुस्कान और भी गहरी हो गई। सही टाइमिंग, अर्पित, अलका, आ गए तुम लोग। जल्दी आओ, मिस्टर जिंदल आज हमारे साथ डिनर करने आए हैं, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ, जगदीश बोले। अलका की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने धीरे से अपनी नजरें ऊपर उठाई और देखा, लिविंग रूम के बीचों बीच खड़ा वो आदमी। छत की रोशनी में ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद चमक रहा हो। उसकी शालीनता और आभा ऐसी थी कि लोग उसे बस देखते रह जाएं। मुझे ऐसा आदमी कभी नहीं मिल सकता, तो फलक को कैसे मिल गया? आज दोपहर जब उसके डैड का फोन आया था, तब उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर का थप्पड़ मार दिया हो। ये सिर्फ एक डांस था, फिर इसका ये मतलब कैसे हो सकता है? बचपन से ही अलका को फलक से मुकाबला करना पसंद था। फलक के पास जो भी होता, वो उसे छीन लेती थी, चाहे अच्छे कपड़े हों, मिश्रा परिवार की बेटी का दर्जा हो, या फिर अर्पित। मैंने हर बार जीत हासिल की है, लेकिन अब संस्कार था। इस बार वो न तो लड़ सकती थी, न ही हिम्मत जुटा सकती थी। हालांकि अंदर से उसका मन तड़प रहा था। क्यों? फलक को इतना बड़ा आदमी कैसे मिल सकता है? वो अब तक इस झटके से उबर नहीं पाई थी। मिस्टर जिंदल, बहुत समय बाद मिल रहे हैं। हेलो, अर्पित ने औपचारिकता से कहा और संस्कार की ओर बढ़े। उन्होंने एक बार भी फलक की ओर नहीं देखा। सीईओ अर्पित, हेलो, संस्कार ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। जैसे ही दोनों दामाद लिविंग रूम में बैठे, जगदीश ने श्रुति आंटी को आवाज दी, श्रुति, चाय तैयार है? चाय आ रही है, श्रुति आंटी मुस्कुराते हुए बाहर आई। उनके पीछे एक नौकरानी थी, जो एक ट्रे में 3 कप चाय लेकर आई थी। नौकरानी ने चाय मेज पर रखी और श्रुति आंटी ने पहला कप संस्कार को दिया। मिस्टर जिंदल, संस्कार ने कुछ नहीं कहा, बस एक नज़र श्रुति आंटी की तरफ डाली।
उसकी नज़र से श्रुति सहम गई। 20 साल से उन्होंने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स को देखा था, लेकिन संस्कार की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग थी। ये सिर्फ चाय का कप नहीं था, ये एक संदेश था। बड़े घरानों में सख्त परवरिश दी जाती है, जहां बिजनेस मीटिंग में औरतों को तवज्जो नहीं दी जाती। इसलिए श्रुति ने सिर्फ 3 कप चाय तैयार करवाई थी। लेकिन संस्कार ने फलक से पूछा, तुम क्या पियोगी? श्रुति आंटी के चेहरे की रंगत उड़ गई। ये सिर्फ एक चाय नहीं थी, बल्कि इस बात का संकेत था कि संस्कार के लिए फलक कितनी जरूरी है। श्रुति ने नजरें हटाईं और बाकी 2 कप चाय अर्पित और जगदीश को पकड़ा दिए। श्रुति अचानक रुक गई और उसका चेहरा सख्त हो गया, लेकिन संस्कार फलक से पूछ रहा था कि वो क्या पीना चाहती है। जो श्रुति सोच रही थी वही जगदीश भी समझ गया। संस्कार जिस तरह से फलक को देख रहा था, उससे साफ था कि वो उसके लिए कितनी खास थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि फलक संस्कार के इतने करीब थी। हाँ फलक, तुम क्या पियोगी? श्रुति आंटी बना देंगी, जगदीश ने हंसते हुए कहा। फलक ने अलका की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, याद है अलका, मुझे तुम्हारे हाथ की बनी गुलाब की चाय कितनी पसंद थी, जिसमें 3 चीनी के टुकड़े होते थे। गुलाब की चाय? अलका को समझ नहीं आया कि फलक क्या बोल रही थी और वो क्यों उसके लिए चाय बनाएगी। फलक खुश नहीं थी, लेकिन जगदीश ने एक नज़र डाली और हल्की खांसी की। अलका, अभी तक खड़ी क्यों हो? सुना नहीं तुमने फलक क्या कह रही थी? पापा, मैं। अलका, चलो, फलक को गुलाब की चाय चाहिए तो हम वही बनाएंगे। श्रुति ने अलका की बात काटते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। फलक ने संस्कार की तरफ देखा। रास्ते में उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की थी, लेकिन घर में कदम रखते ही संस्कार ने उसे सबसे ऊपर बिठा दिया। उसके पास इतनी ताकत थी कि वो उसे मिश्रा परिवार में बिना किसी रोक टोक के ऊंचा उठा सकता था। अलका चाय का कप लेकर आई। यकीनन श्रुति ने उसे किचन में समझा दिया होगा। चाहे अलका मन से यह न कर रही हो, लेकिन उसके चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान थी। उसने चाय का कप जोर से पकड़ा हुआ था, जैसे उसे डर हो कि कहीं कप गिर न जाए और वह मुसीबत में पड़ जाए। दीदी, आपकी गुलाब की चाय आ गई, मजा लीजिए। अलका ने झुककर चाय का कप फलक के सामने बढ़ाया। थैंक यू अलका। फलक ने हाथ बढ़ाकर चाय का कप लिया। उसने कप को देखा और उसे वो दिन याद आ गया जब वो अपनी दादी के जन्मदिन पर मिश्रा परिवार आई थी। अलका ने उस दिन खुद अपने हाथ पर चाय गिराकर फलक को फंसा दिया था। ये सोचकर फलक को हंसी आ गई। उसने हाथ बढ़ाया, उंगलियों को हल्का मोड़ा और फिर एक झटके में कप पलट दिया। चाय अलका के कपड़ों पर गिर गई। अलका चीख पड़ी। ओह अलका, माफ करना, तुम ठीक हो? फलक ने मासूमियत से पूछा। फलक, ये तुम क्या कर रही हो? अर्पित गुस्से में उठ खड़ा हुआ। उसने जल्दी से टिश्यू निकाला और अलका के कपड़े पोंछने लगा। ये जगदीश भी चौंक गया। उसे पता था कि उसकी दोनों बेटियों में झगड़ा था, लेकिन इतनी बड़ी महफिल में, जहां संस्कार भी मौजूद था, फलक ने बिना झिझक अलका पर चाय गिरा दी। उसका रवैया तगड़ा और अकड़ वाला था। ये बहुत ज्यादा हो रहा है। जगदीश ने संस्कार की तरफ देखा। संस्कार धीरे धीरे खड़ा हुआ और बड़े आराम से बोला, सीओ अर्पित, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? ये तो बस एक कप चाय है, इससे कोई मर नहीं गया। और फिर फलक ने पहले ही माफी मांग ली। आखिर अलका उसकी बहन है, वो इतनी छोटी बात का बुरा थोड़ी ही मानेगी। तुम ऐसे रिएक्ट करोगे तो इन दोनों की बहन वाली बॉन्डिंग ही खराब होगी। जगदीश समझ गया कि संस्कार साफ साफ फलक को सपोर्ट कर रहा है। उसने जल्दी से बात संभालते हुए कहा, हाँ अर्पित, फलक और अलका बहनें हैं। फलक से बस गलती से कप पलट गया होगा, अलका इसे दिल पर थोड़े ही लेगी। श्रुति और अलका अंदर ही अंदर गुस्से से जल रही थी। गलती से गिर गया, वाह क्या बहाना बनाया है। फलक ने जानबूझकर अलका पर चाय गिराई थी, लेकिन माहौल ऐसा था कि सब उसी के फेवर में बोल रहे थे। अर्पित को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। अलका उसके गले लग गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना जला हुआ हाथ दिखाते हुए कहा, अर्पित, मेरा हाथ जल गया। अर्पित ने उसका हाथ देखा और उसका चेहरा गुस्से से भर गया। जैसे ही वो कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा, फलक की आवाज गूंज उठी, अरे अलका, तुम्हारा हाथ तो बुरी तरह जल गया, और ये तुम्हारे ही किए का नतीजा है। तुम्हें पता था कि मुझे ठंडी गुलाब की चाय पसंद है, फिर भी तुमने इतनी गर्म चाय सर्व की। अगर ये मुझ पर गिर जाती तो मुझे लगता कि तुमने जानबूझकर जलाने की कोशिश की थी। अलका ने जानबूझकर चाय को ज्यादा गर्म किया था और उम्मीद थी कि यह फलक का मुंह जला देगा, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि फलक इतने लोगों के सामने इतनी बेशर्मी से चाय उस पर उंडेल देगी।
फलक ने कभी गुलाब की चाय नहीं पी थी, वो जो भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। फलक ने आंखें घुमाने की कोशिश की। फलक का तेज और चतुर मुंह उसे बार बार चुनौती देता था। जगदीश ने ज्यादा हलचल करने से डरते हुए थोड़ी नरमी से कहा, छोड़ो अलका, क्या फर्क पड़ता है, बस एक जलन है, तुम क्या हंगामा कर रही हो, मलहम लगा लो, हमें अभी काम पर ध्यान देना है। फलक का चेहरा और भी गहरा हो गया। उसके पिता ने कभी भी उसे डांटा नहीं था, लेकिन अब जब वो गलत थी, वो उसे डांट रहे थे। न सिर्फ उसने उसकी मदद नहीं की, बल्कि उसने पूरी तरह से उसे नजरअंदाज कर दिया। छोड़ो अलका, मुझे लगता है कि फलक ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। चलो मम्मी तुम्हारे हाथों पर मलहम लगा देती हैं। श्रुति ने जगदीश की निगाह से डरते हुए कहा। वो ज्यादा हंगामा नहीं कर सकती थी, बस दांत पीसते हुए अलका को ले गई। फलक को बहुत खुशी हो रही थी, देखकर कि माँ बेटी दोनों को अपमान और दुख सहना पड़ा। वो चाहती थी कि उन्हें ऐसा महसूस हो। फलक ने संस्कार को देखा। पुरुष की संकीर्ण तंग आंखें हल्की सी गर्मी से ढकी हुई थी, जैसे वो उसकी सराहना कर रहे हों। वो उसकी पीड़ा का दुख मना रहे थे। उसकी आंखों में एक बात थी। फलक का दिल बहुत गर्म महसूस कर रहा था। आज वो थोड़ी घमंडी थी और झूठ भी बोला। उसे डर था कि वो उसे नापसंद करेगा, और वो ये भी डरती थी कि वो सिर्फ उसकी खूबसूरत शक्ल को ही पसंद करता हो। लेकिन वो उथला नहीं था। वो उसका समर्थन और सुरक्षा कर रहा था। वो उसकी पृष्ठभूमि को समझता था और उसे पसंद करता था। वो बिना किसी परिधान के खुद को उसके सामने प्रस्तुत कर सकती थी। वो उसे समझता था और उस पर तरस खाता था। संस्कार, अर्पित, हम बैठते हैं, बात करते हैं, चाय पीते हैं, चाय पीते हैं। हाँ, जगदीश ने बातों को हल्का करने की कोशिश की। संस्कार, मैं रसोई में अलका की जांच करने जाऊंगी, फलक ने संस्कार से धीरे से कहा। ठीक है। संस्कार सोफे पर बैठ गए, उनके पैर सलीके से क्रॉस किए हुए थे। फलक हंसते हुए मुड़ी। जब वो मुड़ी तो उसने अर्पित की आंखों में गुस्से का आभास पाया। उसकी आंखें अंधेरे में डूब गई थीं। फलक ने ठंडी मुस्कान दी। क्यों? क्या उसे ये देखना अच्छा लग रहा था कि वो अलका को परेशान कर रही थी? वो अलका को परेशान करेगी, सिर्फ उसे दिखाने के लिए। रसोई में श्रुति ने अलका के हाथों पर मलहम लगाया। अलका की आंखों में आंसू थे, वो बहुत गुस्से में थी, लेकिन उसने आंसू गिरने दिए। मम्मी, वो फलक बहुत घमंडी है, और पापा ने तो मेरा साथ दिया ही नहीं। अलका, मम्मी जानती है कि तुम आज परेशान हुई हो, लेकिन तुम्हें पहले सहना पड़ेगा। तुम्हारे पापा के पास संस्कार से कुछ काम है, तुम पापा का काम खराब नहीं कर सकती। मम्मी, वो फलक संस्कार को कैसे पाकर बैठी है? संस्कार इतना पैसा, प्रतिष्ठा और सम्मान रखता है, वो फलक जैसी लड़की से क्यों लगाव रखेगा? श्रुति ने सिर हिलाया। सच में, मम्मी ने भी आज दोपहर यही नहीं सोचा था कि वो छोटी चिड़ी हुई फलक इतनी खुशकिस्मत निकलेगी। हम उसे खत्म नहीं कर पा रहे हैं। श्रुति ने अलका के चेहरे की तरफ देखा और कड़ी आवाज में कहा, तुम संस्कार को मत देखो, ये तुम्हारे बस का नहीं है। मैंने आज दोपहर अर्पित की मम्मी से शादी की तारीख तय की है। तुम अर्पित से शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। मम्मी, मैं संस्कार को नहीं चाहती, अलका ने कहा, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। आप कहती हो कि मैं संस्कार तक नहीं पहुंच सकती, तो फलक के पास क्या योग्यता है उसे पाने की? हाँ, श्रुति ने बेजारी से हंसते हुए कहा, अलका, जिंदल कॉर्पोरेशन एक व्यावसायिक साम्राज्य है, और जिंदल परिवार असली शाही परिवार है। जैसा कि मुझे पता है, संस्कार के माता पिता अब लॉस एंजल्स में रहते हैं। उनके दामाद से बहुत सख्त अपेक्षाएं हैं। क्या तुम समझती हो कि जिंदल परिवार फलक को स्वीकार करेगा? संस्कार तो बस उसे खेल रहे हैं। देखो, एक दिन जब संस्कार थक जाएगा, मैं उसे सजा दूंगी। हाँ, अलका ने जोर से सिर हिलाया। माँ, तुम्हें मेरा बदला लेना पड़ेगा, मुझे। अलका की आवाज अचानक रुक गई क्योंकि उसने फलक को दरवाजे के पास खड़ा देखा। उसकी ठंडी और सुंदर आंखें ये संकेत दे रही थीं कि वो चुपके से उन पर हंस रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अलका की आंखों में नफरत के चिंगारी फूट पड़े। श्रुति ने भी सिर उठाया। उसने अलका को अपने पीछे छिपा लिया और फलक को व्यंग्यात्मक ढंग से देखा। फलक, क्या तुम हमेशा खुद को बहुत ऊंचा नहीं समझती हो? अब तुम भी ये चालाकी क्यों कर रही हो? फलक वहीं खड़ी रही। उसके नर्म चेहरे का एक हिस्सा ठंडा था। उसने हंसते हुए कहा, चालाकी? हाँ, श्रुति आंटी, क्या तुम अंधी हो? लिविंग रूम में बैठे सभी लोग जानते थे कि मैंने जानबूझकर अलका पर पानी उड़ला, लेकिन क्या हुआ? कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुम। अलका इतनी गुस्से में थी कि वो कुछ नहीं कह पा रही थी। श्रुति मुस्कराई और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यह सब करने से तुम इज्जत पा रही हो?
क्या तुम अब भी जिंदल परिवार की ताकत पर निर्भर हो? क्या तुम किसी आदमी पर निर्भर हो? तुम क्या दिखावा कर रही हो? तस्स तस्स। फलक ने अपने चेरी जैसे मुंह से आवाज निकाली और पलटकर कहा, मैंने ये सब श्रुति आंटी और अलका से सीखा है। क्या तुम्हारा जीवन का मकसद यही नहीं है कि किसी आदमी से चिपक जाओ और उसे अच्छे से इस्तेमाल करो? 20 सालों से तुम अपनी बेइज्जती दिखा रही हो और मुझे ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है। श्रुति ने फलक को घूरते हुए देखा, लेकिन उसके पास जवाब नहीं था। फलक ने शांति से खड़े होते हुए अपनी लंबी पीठ को सीधा किया और एक एक कदम करके माँ बेटी के पास आई। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और धीरे से कहा, ओह, मैं तुम दोनों से अलग हूँ। तुम जो पुरुष पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, वो किस तरह के पुरुष हैं? जब उन्होंने संस्कार को देखा तो वो डर क्यों गए? संस्कार को पाना मेरी उपलब्धि है। क्या तुम संस्कार में दिलचस्पी नहीं रखती, अलका? क्या तुम्हारे पास ये क्षमता है कि संस्कार तुम्हें वैसे देखे जैसे वह मुझे देखता है? हाँ, समान लोग एक दूसरे की संगत करते हैं। अगर तुम समाज में ऊपर उठना चाहती हो तो पहले खुद को आईने में देखो। अलका गुस्से से कांप रही थी और श्रुति का चेहरा भद्दा हो गया था। वो मुट्ठी भींचकर गुस्से से बोली, फलक, क्या तुम सच में समझती हो कि संस्कार तुमसे शादी करेगा? क्या तुम सोचती हो कि तुम जिंदल परिवार में मिसेस जिंदल बनोगी? सपना देखो। हाँ, फलक अचानक याद करती है कि उस दिन अर्पित ने उसका मजाक उड़ाया था। जैसे श्रुति और अलका, उसने कहा था कि संस्कार उससे सिर्फ खिलवाड़ कर रहे थे। वो सोच रही थी कि जब उसकी शादी की खबर फैलेगी तो इन लोगों के चेहरे कैसे होंगे। फलक हल्की सी हंसी हंसते हुए चतुराई से पूछती है, तुम लोग अनुमान क्यों नहीं लगाती हो? श्रुति आंटी, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम 20 साल पहले से जानती थी कि मैं किस तरह से खत्म होंगी? हाँ, आज मैं मिश्रा परिवार के लिविंग रूम में गर्व से बैठी हूँ जबकि तुम दोनों रसोई में छिपी हुई हो। क्या तुमने ये सब भविष्यवाणी की थी जब तुम साजिशें कर रही थी? श्रुति ने अपना हाथ उठाकर फलक को थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन फलक ने उसका हाथ पकड़ लिया। फलक हंसी में बोली, श्रुति आंटी, क्या तुम इतनी गुस्से में हो कि तुम्हारा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा? तुम बहुत हताश हो। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि मुझे थप्पड़ मारने से पहले अच्छे से सोच लो। अगर तुम मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत करती हो तो मैं तुम्हें ये यकीन दिला सकती हूँ कि मिस्टर जगदीश तुम्हें चेहरे पर थप्पड़ मारेगा। श्रुति की आंखों में गुस्सा था, लेकिन फलक सही थी। अगर उसने मिश्रा परिवार का कारोबार बिगाड़ा तो वह उसे जरूर सजा देगा। वो अब 45 साल की हो गई थी और बाकी की जिंदगी मिश्रा परिवार पर निर्भर थी। उसे उस आदमी का प्यार नहीं खोना चाहिए था। श्रुति ने अपना हाथ वापस ले लिया। फलक ने ठंडी आह भरी और अलका को घूरते हुए शांत और आंतरिक रूप से मुस्कुराई और वहां से चली गई। सभी लोग मिश्रा परिवार के डिनर टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। फलक संस्कार के पास बैठी थी। जगदीश ने ध्यान से संस्कार के चेहरे पर नजर डाली। यह आदमी उसके साथ लिविंग रूम में ताई ची कर चुका था। वह भूमि विकास के अधिकार पर बहुत ही अस्पष्ट बातें कर रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि इसका मतलब क्या था। उस आदमी के खाने के तरीके बहुत अच्छे और शिष्ट थे, यहाँ तक कि उसका बैठने का तरीका भी ऐसा था कि उसमें एक तरह का अभिमान झलकता था। जगदीश ने उसे कुछ बार देखा और थोड़ी घबराहट महसूस की। वो उसे जल्दी से कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन वो डरता था कि संस्कार खाना खाकर यहाँ से चला जाएगा। इसलिए जगदीश ने अपने आप को संभालते हुए मुस्कुराया और बोला, संस्कार, क्या आप भूमि विकास के अधिकार को देने पर विचार करेंगे? मेरी कंपनी ने इस परियोजना में बहुत निवेश किया है और अगर हमें यह अधिकार नहीं मिलता तो हम दिवालिया हो सकते हैं। आप जानते हैं, फलक हमारे मिश्रा परिवार की कीमती बेटी है। अगर कंपनी दिवालिया हो गई तो फलक भी प्रभावित होगी। कल मैं अपने असिस्टेंट से कहूंगा कि आपसे भूमि विकास के अधिकार पर संपर्क करें। संस्कार ने अपनी बात रखी। ये सुनकर जगदीश खुश हो गया और उसकी उम्मीदें जाग उठी। वो लगातार फलक की ओर आंख मारता रहा, जैसे उससे कुछ अच्छे शब्द निकलवाने की कोशिश कर रहा हो ताकि उसकी मदद हो सके। फलक ने एक हंसी हंसी और सोचा, जगदीश को कहाँ से यह आत्मविश्वास मिल रहा है? अगर मेरी दादी नहीं होती तो मैं चाहती थी कि यह परिवार दिवालिया हो जाए। मैं आज डिनर करने आई हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे अपनी दादी का थोड़े दिन के लिए ख्याल रखना है। फलक ने सीधे जगदीश को देखा और बात की शुरुआत की। ये जगदीश थोड़ा असमंजस में पड़ गया। नहीं, श्रुति का हाथ बुरी तरह कांपते हुए तुरंत मना कर दिया। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। टेबल पर सभी लोग चुपचाप खाना खा रहे थे, लेकिन अब वे सभी उधर देखने लगे, यह महसूस करते हुए कि श्रुति कुछ ज्यादा ही अजीब बर्ताव कर रही थी।
फलक ने देखा कि श्रुति का चेहरा अस्वाभाविक हो गया था और वह जान गई कि उसे कोई अपराध बोध हो रहा था। फलक, यह नहीं कि आंटी तुम्हें दादी का ख्याल रखने से रोक रही है, बस दादी काफी उम्रदराज हो गई हैं और उनकी सेहत भी ठीक नहीं है। उन्हें कहीं और ले जाना सही नहीं होगा, और दादी का दिमाग भी सीढ़ियों से गिरने के बाद बिगड़ गया है। कभी कभी वह भूलने की बीमारी का शिकार हो जाती हैं और कभी कभी वह हिंसक हो जाती हैं। हमारे पास यहाँ एक पेशेवर डॉक्टर है जो दादी का ख्याल रखता है। उन्होंने पिछले 3 सालों में दादी का इलाज किया है और वो इस पर कामयाब रहे हैं। श्रुति ने थोड़ा ठंडे मन से समझाते हुए कारण बताया। आंटी श्रुति, तुम्हें इन सब बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही सब बंदोबस्त कर लिया है। दादी भी मेरी दादी है और वो मुझे सबसे ज्यादा लाड करती थी। मैं बस एक पोती के तौर पर अपनी दादी की सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन फलक, जब दादी सीढ़ियों से गिरी तो उन्हें गहरे मानसिक आघात का सामना करना पड़ा। तुम्हारे साथ बड़ी बहन रहती है। अगर दादी तुम्हें फिर से देखे तो क्या होगा? श्रुति ने तर्क देना शुरू किया। फलक जानती थी कि श्रुति अब इसी पर अटकने वाली है, और सच में जगदीश ने भी श्रुति का समर्थन किया और सिर हिलाया। फलक ने होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए और अपनी चमकदार आंखों से जगदीश को देखा और शब्द दर शब्द पूछा, क्या तुम सच में मुझे दादी का ख्याल रखने से रोकने की कोशिश कर रहे हो? जगदीश एक पल के लिए थम गया। फलक की आंखों में खतरे की भावना साफ झलक रही थी। अगर उसने इसे न माना तो भूमि विकास के अधिकार की बात नहीं हो पाएगी। क्या वो संस्कार के लिए बात कर सकती है? जगदीश को अब शक होने लगा। संस्कार ने अपने चॉपस्टिक रखे और शिष्टता से अपने मुंह के कोने को टॉवल से पोंछा। उसकी निःशब्द आंखें गहरी नजर से जगदीश पर पड़ी और फिर उसने फलक से धीरे से कहा, फलक चलिए। ठीक है। फलक उठने लगी। संस्कार, फलक कृपया रुकिए, जगदीश ने इतनी घबराहट में कहा कि उसकी पसीने की बूंदें निकल आईं। अभी थोड़ी देर पहले ही संस्कार ने गहरी नजर से उसे घूरा था। उसकी नाराजगी और समझौता न करने की इच्छा स्पष्ट थी। दबाव इतना ज्यादा था कि जगदीश की पीठ में ठंडक दौड़ गई। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ही संस्कार ने घर में कदम रखा, उसने बहुत कम बातें की। हर एक हरकत में उसकी एक अलग ही शान थी, जैसे वह खुद को सबसे ऊपर समझता हो। वो हमेशा फलक के पास खड़ा रहता था और फलक जैसे एक साहसी छोटी लड़की की तरह आगे बढ़ने के लिए लड़ाई लड़ रही थी, जबकि वह उसके पास खड़ा था, अपने आकर्षक शरीर से उसे सबसे ताकतवर समर्थन दे रहा था। यह उसे कुछ ऐसा महसूस करा रहा था जैसे एक भाई या पिता अपनी बहन को परिवार में बचाने के लिए खड़ा होता है। जब फलक ने सहमत या असहमत की धमकी दी तो संस्कार ने तुरंत कहा, चलो। वो फलक के प्रति बहुत सुरक्षात्मक था। जगदीश अब जोखिम नहीं लेना चाहता था। उसने फलक पर दांव लगाते हुए हंसते हुए कहा, फलक, तुमने पिताजी को गलत समझा। पिताजी जानते हैं कि तुम दादी की सेवा करना चाहती हो। दादी पिछले 3 सालों से तुम्हारा नाम ले लेकर शिकायत कर रही हैं। आज बहुत देर हो चुकी है। तुम कल सुबह दादी को अपने पास रखने के लिए कार भेज सकती हो। अगर दादी को परेशानी होती है तो तुम उस बारे में फिर से सोच सकती हो। जगदीश, श्रुति कुछ और कहना चाह रही थी। अच्छा, ये तय है, फलक ने श्रुति को घूरते हुए कहा। आज वह जीतने वाली थी और श्रुति ये देख सकती थी। अंकल जगदीश, मैं अपने असिस्टेंट से कहूंगी कि कल कॉन्ट्रैक्ट तैयार करें। जब फलक दादी को लेकर जाएगी तो आप जिंदल परिवार आकर लैंड डेवलपमेंट राइट्स पर साइन कर लेंगे। जगदीश की आंखों में चमक आ गई। उसे अब यकीन था कि उसने सही किया था। ये बहुत अच्छा है। धन्यवाद संस्कार। फलक, मुझे राहत मिली ये जानकर कि तुम दादी का ख्याल रखोगी। दादी का ख्याल रखना और भूमि विकास के अधिकार के बदले यह एक लाभकारी सौदा था और जगदीश को इसमें कोई परेशानी नहीं थी। जगदीश, श्रुति फिर कुछ कहना चाह रही थी। बस चुप रहो, जगदीश ने कड़ा आदेश दिया। खाना खाओ। फलक ने अपनी दादी के मामलों को सुलझाने के बाद राहत महसूस की। उसने बगल में बैठे संस्कार को देखा और शुक्रिया कहा। संस्कार ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में कोमलता दिखाई। तभी एक नौकर ने एक प्लेट पर पकौड़े रखकर टेबल पर रखा। जगदीश ने फलक से कहा, फलक, पिताजी ने याद रखा कि पकौड़े तुम्हारे पसंदीदा हैं। नौकर को कह दो तुम्हारे लिए एक पकौड़ा गर्म कर दे। क्या तुम्हें पकौड़े पसंद हैं? संस्कार ने उत्सुकता से पूछा। मैं, फलक जवाब देने वाली थी, लेकिन अर्पित ने उसकी जगह पर जवाब दिया। संस्कार, फलक को पकौड़े पसंद नहीं हैं। न केवल उसे पकौड़े पसंद नहीं हैं, बल्कि जब वह उन्हें खाती है तो उसकी त्वचा में एलर्जी हो जाती है। जगदीश का चेहरा शर्म से लाल हो गया। फलक ने अर्पित को तीखी नजर से देखा। फलक ने संस्कार को एक शरारती मुस्कान दी। संस्कार,
मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं अर्पित के साथ बड़ी हुई हूँ। अब वो मेरे जीजा जी हैं और हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। संस्कार ने लड़की की आंखों में देखा और समझ गया कि वो कुछ समझाना चाह रही थी। उसने मुस्कुराते हुए फलक को सांत्वना देने वाली नजरों से देखा। सबने चुपचाप रात का खाना खाया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि दो आदमी जो आमने सामने बैठे थे, उनकी नजरें टकराईं और अचानक माहौल में हल्की चिंगारियां उठने लगीं। डिनर के बाद कुछ आदमी लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे, जबकि फलक ऊपर अपनी दादी से मिलने चली गई। उसने कमरे का दरवाजा खोला और देखा कि उसकी दादी कमरे के एक कोने में पियानो बजा रही थी। दादी को पियानो बजाना नहीं आता था, वे बस उंगलियों से चाबियों पर हल्के से थपथपा रही थी और मन में कोई धुन गुनगुना रही थी। दादी, फलक उनके पास जाकर पीछे खड़ी हो गई और उनके कंधे दबाने लगी। पहले भी फलक अक्सर अपनी दादी के कंधे दबाया करती थी, इसलिए दादी ने खुशी खुशी पीछे मुड़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से लिपट जाता है। उन्होंने हंसते हुए कहा, अलका, तू इतनी देर से क्यों आई? दादी बहुत बोर हो रही थी और मुझे अपनी नन्ही अलका की बहुत याद आ रही थी। फलक ने अपनी दादी के सफ़ेद बालों को देखा और उसकी आंखें नम हो गईं। दरअसल दादी की सेहत पहले अच्छी थी। अगर कुछ साल पहले वो सीढ़ियों से नहीं गिरी होती तो शायद आज भी पूरी तरह स्वस्थ होती। फलक ने दादी का हाथ पकड़कर धीरे से उनके सामने बैठते हुए कहा, दादी, हम कल इस कमरे से बाहर जाएंगे। अलका कुछ दिनों के लिए आपको अपने साथ ले जाएगी। बाहर? क्यों दादी, क्या आपने अलका को मिस नहीं किया? दादी, मेरे पास चलो, मैं आपके साथ रहूंगी, हर दिन आपके लिए पियानो बजाऊंगी। पियानो? हाँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। दादी खुशी से ताली बजाने लगी। दादी का दिमाग अब बच्चों जैसा हो गया था, इसलिए वो छोटी छोटी बातों से खुश हो जाती थी। फलक ने अपनी दादी के साथ एक छोटी उंगली की कसम खाई कि यह वादा 100 साल तक नहीं बदलेगा। माँ, तभी श्रुति कमरे में आए और अलका उसके पीछे थी। कौन माँ? मैं तेरी माँ नहीं हूँ। दादी ने श्रुति को देखते ही मुंह फेर लिया और आंखें घुमा लीं। श्रुति आगे बढ़ी और मुस्कुराकर बोली, माँ, फलक कल आपको ले जाने वाली है, आप मत जाइए ना। वहाँ न तो आपको अच्छा खाना मिलेगा और न ही पियानो। वहाँ कई अजनबी लोग हैं और वे सब बहुत डरावने हैं। श्रुति, चुप रहो। मेरी दादी को डराने की कोशिश मत करो। क्या तुम्हारे पति को पता है कि तुम दादी से ऐसा बर्ताव कर रही हो? फलक ने सख्ती से कहा। बिल्कुल, मैं अपनी पोती के साथ रहना चाहती हूँ। अगर किसी ने हमें अलग करने की कोशिश की तो मैं अपने बेटे से कह दूंगी कि वो तुमसे तलाक ले ले। फलक के होते ही दादी ने आत्मविश्वास से अपने हाथ कमर पर रख लिए और श्रुति को डांट दिया। श्रुति ने अलका की तरफ देखा। दादी, फलक आपकी पोती है, लेकिन अलका भी आपकी पोती है। आप पक्षपात नहीं कर सकती। अलका आगे बढ़ी और दादी का हाथ पकड़कर बोली, दादी, मैं भी आपकी पोती हूँ। आप मुझसे भी प्यार नहीं करती। दादी अचानक घबरा गई और अलका का हाथ झटकने लगी। तू कौन है? मुझे दादी मत बुला, मेरी सिर्फ एक पोती है। फलक, तू कौन है? किसकी नाजायज औलाद है जो मेरी मिश्रा फैमिली को बर्बाद करने आई है? मुझसे बदतमीजी मत कर। फलक ने देखा कि दादी बहुत ज्यादा भावुक हो रही थी और उसे शक हुआ कि शायद दादी पहले से ही श्रुति के बारे में कुछ जानती थी, तभी वो सीढ़ियों से गिर गई थी। अलका, छोड़ो, तुम दादी को डरा रही हो। फलक ने अलका को पीछे धकेला। नहीं, हम दोनों जगदीश की बेटियां हैं। दादी इतना भेदभाव क्यों कर रही हैं? अलका ने दादी का हाथ कसकर पकड़ लिया। दर्द हो रहा है। दर्द से तड़पती दादी की हालत खराब हो गई। उनका चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने रोते हुए पैर पटकना शुरू कर दिया। अलका, ये क्या कर रही हो? छोड़ो उन्हें। कमरे में माहौल अचानक बहुत गड़बड़ हो गया। दादी दर्द से कराह रही थी। फलक अलका को धक्का दे रही थी, लेकिन श्रुति और अलका अपनी पूरी ताकत से दादी को पकड़े हुए थी। इसी बीच एक गहरी आवाज गूंजी, ये क्या हो रहा है? अर्पित अंदर आ गए। अर्पित, आप सही समय पर आए। दीदी मुझसे दादी को छीनने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं दादी को जाने नहीं देना चाहती, अलका ने मासूम बनते हुए कहा। फलक ने अलका को घृणा से देखा। दुष्ट इंसान जब झूठ बोलता है तब भी खूबसूरत ही दिखता है। अचानक एक चीख सुनाई दी। पता चला कि जैसे ही अर्पित कमरे में आए, दादी ने अलका के हाथ पर जोर से काट लिया। अलका दर्द से तड़प उठी और तुरंत हाथ छोड़ दिया। जैसे ही उसने दादी को छोड़ा, फलक और दादी दोनों पीछे की ओर गिरने लगी। फलक ने जल्दी से दादी को धक्का दिया, जिससे वे पास के मुलायम गद्दे पर गिर गई। लेकिन फलक का संतुलन बिगड़ गया और वो जोर से नीचे गिरने लगी। लेकिन
गिरने का दर्द उसे महसूस नहीं हुआ। फलक, अचानक किसी ने उसकी कमर थाम ली और वो जमीन पर गिरने की बजाय किसी की बाहों में जा गिरी। वो अर्पित थे। इसके बाद कमरे में चीजें गिरने की आवाजें आने लगीं। फलक की आंखों से आंसू बहे निकले। उसकी कमर में तेज दर्द हो रहा था, शायद उसे गहरी चोट लगी थी। नीचे पड़े आदमी ने एक दर्द भरी आवाज निकाली। फलक ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे कुछ गर्म और चिपचिपा महसूस हुआ। खून। अर्पित, क्या तुम ठीक हो? फलक ने घबराकर अर्पित के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। अर्पित की आंखों में थोड़ी स्पष्टता आई और उसने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, फलक, मत रो। ये देखकर अलका चौंक गई। अर्पित ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और फलक के आंसू पोंछ दिए। अलका को अपनी हार का एहसास होने लगा। वो तो उसके लिए परछाई तक नहीं थी। अर्पित ने फलक की ओर एक भावुक और कोमल नजर से देखा। फलक, ये नाम उसने बहुत समय से नहीं सुना था। कहते हैं कि जीवन और मृत्यु के बीच ही सच्चा प्रेम दिखाई देता है। उसने सिर मारा और अब वो ठीक से सोच नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में बस एक ही औरत थी, फलक। फलक को एहसास हुआ कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब उसकी कमर टकराई तो दर्द असहनीय था। आंसू तुरंत निकल पड़े, लेकिन अब तक सूख चुके थे। लेकिन ठहरो, क्या अर्पित यह सोचेगा कि मैं उसके लिए रो रही हूँ? यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। श्रुति ने ये सब देखा और उसकी आंखों में क्रूरता झलक उठी। लेकिन तभी उसने अपनी नज़र के कोने में एक आकृति देखी। उसने घूमकर देखा और मुस्कुराई। मिस्टर जिंदल, आप यहाँ? संस्कार दरवाजे पर खड़ा था। कोई नहीं जानता था कि वो कितनी देर से ये सब देख रहा था। फलक ने दरवाजे की ओर देखा और संस्कार की गहरी नजरों से मिली। उसकी आंखों में कई जटिल भावनाएं थीं, जैसे वे दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थे और फलक उसे ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। संस्कार, फलक ने उसे पुकारा और स्वाभाविक रूप से उसकी ओर बढ़ने लगी। लेकिन अर्पित का हाथ अभी भी उसके चेहरे पर था और उसकी बाहें अर्पित के सिर को थामे हुए थीं। अर्पित उसकी गोद में था। फलक अवाक रह गई। यह एक बेहद उलझी हुई स्थिति थी। संस्कार ने शायद सब गलत समझ लिया। फलक ने तुरंत अर्पित को छोड़ दिया। तभी जगदीश ने पारिवारिक डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने आकर अर्पित के सिर पर पट्टी बांध दी। फलक उठी और दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह जाने लगी, उसकी दादी ने उसका हाथ पकड़ लिया। फलक ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी दादी का चेहरा सफेद पड़ चुका था और वे बहुत परेशान लग रही थी। फलक, दादी के चेहरे से सारी चंचलता गायब थी। उनकी झुर्रियों से भरी हुई आंखों में चिंता झलक रही थी। उन्होंने फलक को अपने बिस्तर के पास बिठा लिया। फलक अपनी दादी को लेकर चिंतित थी। वो बैठ गई और संस्कार की ओर देखा। वो दरवाजे पर खड़ा था, एकदम शांत, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चुप्पी थी। फलक ने थोड़ी राहत महसूस की। अर्पित, इधर आकर बैठो। दादी ने हाथ बढ़ाया और अर्पित को पास बुलाया। अर्पित का सिर पट्टी से बंधा हुआ था। वो आगे बढ़ा और दादी के दूसरी ओर बैठ गया। दादी ने गहरी सांस ली और फलक का हाथ अर्पित के हाथ में रख दिया। फिर शांत स्वर में बोली, अर्पित, मैं देख सकती हूँ कि तुम फलक से प्यार करते हो। तुमने मुझे निराश नहीं किया। मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी, लेकिन भविष्य में अगर कोई फलक को तकलीफ दे तो तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। मैंने उसे तुम्हें बहुत पहले ही सौंप दिया था। फलक का हाथ अर्पित से छू गया और उसने तुरंत अपना हाथ खींच लिया। वास्तव में वो अपनी दादी को संस्कार के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि दादी बहुत जिद्दी हैं। अभी उन्हें ये सब बताना सही नहीं होगा। लेकिन वो अब अर्पित के साथ किसी झूठे रिश्ते का नाटक नहीं करेगी। उसकी जिंदगी में संस्कार था और अर्पित की जिंदगी में अलका। वो अब इस उलझन में नहीं फंसेगी। उसने महसूस किया कि उसकी दादी थोड़ी कठोर हो गई थी। फलक ने तुरंत उन्हें गले लगाया और उनके कंधे पर सिर टिकाकर मासूमियत से कहा, दादी। अर्पित अब पूरी तरह जाग चुका था। उसने देखा कि फलक ने उसके लिए आंसू बहाए, लेकिन जैसे ही संस्कार को दरवाजे पर देखा, उसने उसे तुरंत परे कर दिया और उससे दूरी बना ली। संस्कार उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था, यह अब साफ था। अर्पित को अब एहसास हुआ कि उसने गलतफहमी पाल ली थी जब उसने फलक के आंसू पोंछे थे। अर्पित ने भी फलक का हाथ नहीं रोका जब उसने खींच लिया। उसने दादी से कहा, दादी, फलक अब किसी और को पसंद करती है। उसे मेरी जरूरत नहीं है। आप उसे किसी और को सौंप दीजिए। फलक को उम्मीद नहीं थी कि अर्पित इतना बेशर्म होगा। दादी पहले से ही घबराई हुई थी और वो फिर भी उन्हें और परेशान कर रहा था। क्या? दादी चौंक गई। उनके सूखे होंठ कांपने लगे। फलक, क्या ये सच है? फलक ने सहजता से मुस्कुराते हुए कहा, दादी, मैं किसी को पसंद नहीं करती। मुझे बस आप पसंद हैं।
उसने किसी तरह दादी का ध्यान भटकाने की कोशिश की। दादी ने राहत की सांस ली और प्यार से फलक के चेहरे को सहलाते हुए गंभीरता से कहा, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम्हें अर्पित से भी लगाव है। बाहर बहुत से बुरे आदमी हैं, धोखा मत खाना। तुम और अर्पित 20 सालों से एक दूसरे को जानते हो, कोई भी तुम्हारे रिश्ते को नहीं तोड़ सकता। फलक ने ये सुना और अचानक दुखी हो गई। उसने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन अब वहां सिर्फ एक छाया बची थी। संस्कार जा चुका था। फलक की मुस्कान अचानक फीकी पड़ गई क्योंकि उसे पता था कि संस्कार नाराज होकर गया है, लेकिन अभी उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। वो बाद में उसे मनाने की कोशिश करेगी। संस्कार ने अपने हाथ जेब में डाले और खिड़की के बाहर के नज़ारे को देखते हुए खड़ा था। तभी मिस्टर जिंदल, अर्पित उसके पीछे से आया और बोला, क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? संस्कार ने उसकी ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराया। बिल्कुल। अर्पित उसके पास खड़ा हुआ और धीरे धीरे बोला, मैं फलक को 20 सालों से जानता हूँ। जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमारी जिंदगी में एक दूसरे की मौजूदगी रही है। इसके अलावा तुमने देखा ही होगा कि दादी ने फलक का हाथ मेरे हाथ में दिया था। उन्होंने उसका नाम लिया, किसी और का नहीं। उनके लिए मैं ही फलक का सच्चा जीवन साथी हूँ। और तुम तो बस एक बाहरी व्यक्ति हो। फलक बचपन से ही खूबसूरत रही है। वो एक प्यारी और दयालु लड़की थी। सब उसे पसंद करते थे। मैं भी उसे पहली बार में ही पसंद करने लगा था। जब हम 8 साल के थे, गर्मी की रातों में वह खासतौर पर हरे भरे मैदान में किताबें पढ़ना पसंद करती थी। मैं जगमगाते दियों को पकड़ता और उन्हें लालटेन में डालकर रखता। जब वह उन्हें देखती तो बहुत खुशी से हंस पड़ती। जब वो 12 साल की थी तो उसने दूसरों का ख्याल रखना शुरू कर दिया था। एक बार मैंने अपना हाथ काट लिया था। वो बहुत देर तक रोई थी। उसने मुझे गले लगा लिया और कहा, भैया, फलक तुम्हारे घाव पर फूंक मारकर दर्द को दूर कर देगी। पफ। जब वो 14 साल की थी तो उसे पहली बार मंथली प्रॉब्लम आई थी और वो बहुत डर गई थी। तब मैंने उसकी मदद की थी। वो बाथरूम से बाहर आई और उसके चेहरे पर आंसू थे। मैंने उसे गले लगा लिया और पहली बार उसके गाल को चूमा। संस्कार ने ये सुना और अपनी पतली होठों को और ऊपर किया। वो बीच में ही बात काटते हुए बोले, सीओ अर्पित, क्या आप पुरानी बातें याद कर रहे हैं? क्या आप किसी और को याद कर रहे हैं? मुझे तो ये ज़्यादा दिलचस्प लगता है कि आपने फलक के साथ इतनी यादें साझा की हैं, लेकिन अब आप फलक के साथ हैं। अर्पित खुश होकर पुरानी यादों में खोए हुए थे, लेकिन संस्कार ने फलक का नाम लिया और उनका छोटा सा ख्वाब तोड़ दिया। वो फिर से असलियत में लौट आए। उन्होंने संस्कार की ओर देखा और उनकी आंखें सर्द थीं, लेकिन उसमें कोई मजाक नहीं था। असल में वो केवल उसे जलाने के लिए ये बात कह रहे थे, लेकिन संस्कार पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसे लड़के को देखकर लगता था कि वो शायद कभी उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। ऐसी भावनाएं उत्तेजित कर देती थी। अर्पित गुस्से में आ गए, लेकिन उन्होंने हंसी के साथ कहा, हाँ, यह मेरी गलती है कि मैंने फलक से प्यार किया, लेकिन जितना प्यार करते हैं उतना नफरत भी करते हैं। यही कारण था कि फलक मुझसे इतनी कठोर हो गई थी। हालांकि उसने मेरे लिए आंसू बहाए थे क्योंकि मैंने उसे बचाया और घायल हो गया था। एक लड़की एक लड़के के लिए अनियंत्रित रूप से आंसू बहाती है। संस्कार भाई, आप समझते हैं कि इसका क्या मतलब होता है ना? और उसकी दादी के सामने फलक का नजरिया साफ था। आप केवल एक बाहरी व्यक्ति हैं, जबकि मैं उसका मंगेतर हमेशा के लिए हूँ। संस्कार सीधा खड़ा हुआ और कसकर सिकोड़ लिया। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, मिस्टर अर्पित, इधर उधर की बातें मत करो, सीधे बात करो। जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि फलक मुझसे प्यार करती है। संस्कार भाई, आपने हमारे सबसे कमजोर समय में हमारे बीच आकर रास्ता घेर लिया। आप उसके पास तब आए जब वो सबसे अकेली थी, जब उसे साथी की जरूरत थी। उसने आपको स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लिया और इसका प्यार से कोई संबंध नहीं था। आप फलक के लिए अकेलेपन से लड़ने का तरीका थे, लेकिन आप केवल मेरे सब्स्टिट्यूट हैं।